के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने की पीएम मोदी से मुलाकात। वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए जताया पीएम मोदी का आभार। लखनऊ में वक्फ कानून पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। कहा, सदन ने 12 घंटे चर्चा के बाद बनाया कानून। अब कानून को राष्ट्रपति से भी मिल चुकी मंजूरी। अंबाला में नेशनल हेराल्ड मामले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान। कांग्रेस पर साधा अनिल विज ने निशाना। कहा, इस देश में कांग्रेस चाहती है लूटपाट हो और कोई एजेंसी उन पर कार्रवाई भी ना करे। पटना में महिला संवाद रथ को हरी झंडी, सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ में रहे मौजूद। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल की लड़की की हत्या के बाद आक्रोश। स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जांच की शुरू। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नए वक्फ कानून को लागू करने पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसको अब पूरा आपके घर में याद किया। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का, और जो आपने अभी वक्फ बिल का जो पास हुआ है उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है। इतने बिज़ी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया, लेकिन 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज़ इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट सर। સાહેબ, વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા, 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले છે। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया
2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स है, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूं कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तार रोज़े क़यामत दराज करे। उनकी मोहब्बत करनार माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बयानबाजी फिर शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सदन ने 12-12 घंटे चर्चा के बाद कानून बनाया है। अब कानून को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ लैंड हो गया है। कुछ याचिकाएं जो कोर्ट में दी गई है उस पर जेपीसी में बात हो चुकी है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्थान नहीं है। कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12-12 घंटे चर्चा के बाद और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर्स ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाय यूजर खत्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम्स ऑफ राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नजीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रख रखाव करती है। तो ये सेटल हो चुका है। दूसरी बात, कलेक्टर और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह भी उठा रहे हैं, वक्फ बाय यूजर में हमने रिट्रोस्पेक्टिव खत्म किया है, अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है, वहां पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वो वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल इन बिंदुओं को उठाया, बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कोई रोक नहीं लगाई, कोई इस कानून को उन्होंने नहीं रोका। बस केवल एक सरकार को उनके जवाब को सुनने के लिए 7 दिन का समय दिया है और 73 पिटीशंस हुई हैं। तो उसमें
दोनों पक्षों को कहा है, चाहे वक्फ के फेवर में चाहे वक्फ संशोधन के या विरोध में, 5-5 वकील निर्धारित कर ले, जिससे कि फिर 7 दिन सरकार का 5 दिन उनको। तो साफ है कि जो एक इंटरप्रिटेशन और समीक्षा करने का अधिकार है उसके अंतर्गत सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन जो वक्फ का कानून संशोधन कानून आया है, सरकार केवल संशोधन लेके नहीं आई, उसने जेपीसी को भेजा। 38 घंटे बैठकें हुई, 38 बैठकों में 113 घंटे बैठकें हुई। दुनिया के हम 284 स्टेक होल्डर से भारत में जाकर के मिले हैं, और उसके बाद हमने जो अमेंडमेंट्स किया, सजेशन दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया है। दोनों सदनों में 12-12 घंटे चर्चा हुई है, इसलिए वो लॉ ऑफ द लैंड है और वो देश के आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा विधवाओं के हक में। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर असरुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत दी है। हमारी पार्टी का ये रुख रहा है कि ये पूरा काला कानून है, ये असंवैधानिक है। इस कानून में कई प्रावधान हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई और विरोध लगातार जारी रहेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26, 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो खास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले जाएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा ये है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ब्लैक लॉ है, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ज्यादा पिटिशंस आई हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दिखाई देती हैं, एक ही बात पिटिशन में आती है, तो कुछ पिटिशंस को सुनने की बात कही गई है। 5 ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5 पिटिशन सुनी जाएंगी, बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द से जल्द सुने, क्योंकि इसमें ऐसे कई सेक्शंस हैं जिससे वक्फ को खत्म किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और एक कंटिन्यूस बेसिस पर फ्यूचर में सुनवाई होगी। सर, वक्फ कानून के लागू होने के बाद देखा कि देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल से ज्यादातर तस्वीरें देखिए हिंसा जो हो रही है हम उसका कंडेम करते हैं, चाहे वो एक हिंदू धर्म के बाप बेटे का मॉब लिंचिंग हो या फिर एक मुसलमान की पुलिस फायरिंग में मौत हो। मगर सरकार ने यह कानून क्यों लाया? आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत के सोशल फैब्रिक को वीक कर दिया। आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत की जनता को पैगाम दिया
कि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए एक कानून होगा और मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। ये आपने किया ना काम, सरकार ने किया काम कि आपने बताया, ये नफरत की मिसाल आपने, डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल आपने कायम की है। हम तो कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में, हमने टाइसन नोट भी दिया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की इस गलत फैसले की वजह से आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों के ईमान को, मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, इमाम बाड़ों को। और अब कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई गयूर मुसलमान आपके सामने सर झुका देगा, आपके कानून को एक्सेप्ट कर लेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। कल सीजे पर चिंता व्यक्त की थी जिस तरीके से हिंसा हो रही थी सर, और कहीं ना कहीं अब आगे किस राह पर देखते हैं इस कानून? देखिए, हम वायलेंस के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, मगर प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। हम जनता के दरमियान में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, प्रोटेस्ट होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया, हम उसकी सपोर्ट करते आए, सपोर्ट करेंगे। ह्यूमन चेन का उन्होंने ऐलान किया, एक डेट को ह्यूमन चेन होगी, एक तारीख के दिन कोई डेट अनाउंस होगा जिसमें 10 मिनट के लिए लाइट बंद होगी। महिलाओं का प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी की रूह है भाई, वरना अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो फिर डिक्टेटरशिप रह जाएगी, फिर जमहूरियत कहां रहेगी, लोकतंत्र कहां रहेगा। प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और पीसफुल होगा इंशाल्लाह। मुझे मालूम है। फिलहाल रुके कि एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इसमें कोर्ट में पूरी दलील पेश की जाएगी, उसमें समाज के लिए क्या परिणाम होंगे और उसमें दखल क्यों दिया जा रहा है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसके सामने किसी की कुछ नहीं चलती। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मानिए कि आप खान पान के मामले में आप वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं। अब कोई एक कानून बनाए कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खा सकता है, तो नॉन वेजिटेरियन का अधिकार नहीं है नॉन वेजिटेरियन खाना खाने का। कोई ये कानून बनाए तो स्टेज जो कोर्ट है इस पर चर्चा सुनना चाहेगा। ये तो नहीं कहेगा कि नहीं हम खाते हैं, हम मांस खाते हैं तो इसलिए हम मांसाहारी हैं तो हम आपको भी सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो कहेगा हमको अपना संविधान देखने दीजिए, संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है कि आप गौ रक्षा करो, ये संविधान कहता है। लेकिन संविधान क्या ये कहता है कि आप हर जानवर की रक्षा करो, भेड़ बकरी की भी रक्षा करो, आप क्रूरटी ना करो, चाहे चिड़िया हो चाहे जानवर हो, अब वो ना करो, वो संविधान कहता है। लेकिन उसके बाद संविधान आपको अपने खान पान का तरीका अपनाने का अधिकार देता है। तो वो कहाँ तक अधिकार है, कहाँ तक नहीं है, ये अगर ऐसा कोई कानून बने तो उस पर कानून पे चर्चा कोर्ट कराएगा कि आप बताइए कि आप सही हो या वो सही है, और समाज में क्या बात सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ये होता है कि कोर्ट ये कहता है कि भाई जब रामनवमी का दिन है तो उस दिन ये दुकानें बंद रहें, लेकिन एक दिन के लिए कहता है ना, वो ये नहीं कहता है कि पूरा जीवन भर बंद कर दीजिए।
तो उस तरह से कैसे किया जाता है, वो एक संतुलन बनाने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को देखकर कुछ निर्णय लेता है। लेकिन वो निर्णय जब ही लेगा जब दोनों पक्ष अपनी बात रख सकेंगे, अपनी दलील पेश करेंगे, अपने सारे तथ्य सामने रखेंगे। उसके बाद फिर कोर्ट देखेगा पहले क्या क्या फैसले हुए हैं, उन पर अध्ययन करेगा। उसके बाद फिर कहेगा कि हम समझते हैं कि आपका ये अधिकार है और आपका ये अधिकार नहीं है। वैसे ही इसमें भी होगा, पूरी बात आएगी, पूरी दलील पेश की जाएगी, उसके परिणाम क्या होंगे, समाज के लिए क्या होंगे, उस वर्ग के लिए क्या होंगे जो इससे खास संबंधित है, और उसमें दखल क्यों दिया जा रहा है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं कानून बनाऊंगा कि आप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते वो मेरे बच्चे, तुमको क्या मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि समाज को एक दायित्व होता है समाज का कि वो समाज में हर एक का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, महिलाओं का ध्यान रखे और शिशुओं का ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसमें दखल देने की क्या बात है। लेकिन अगर आप किस स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें मैं दखल देता हूं। जब आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी भाषा में, आपकी भाषा को समझे, आपकी संस्कृति को समझे, आपके कल्चर को समझे, तो मैं कानून बना दूं, कहूं कि नहीं वो कल्चर नहीं, मेरे कल्चर से वो बच्चा पढ़ेगा, तो वो गलत होगा ना। लेकिन उस पर भी चर्चा होगी कि आपका अधिकार क्या है, बच्चे का अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है। तो आप दूसरे पर वो चीजें नहीं थोप सकते हैं जो आप समझते हैं अच्छी हैं, जब तक कि वो बातें सचमुच उसके लिए भी अच्छी ना हो और वो उसके लिए भी अच्छी हैं। इस बात का निर्णय कौन करेगा? कोर्ट करता है। जब कोर्ट करेगा तो हमको मान लेना पड़ेगा, और कोर्ट करेगा तो आप सरकार हैं, आपको मान लेना पड़ेगा कि हाँ हमने कुछ करना चाहा था लेकिन वो कोर्ट ने कहा कि वो गलत है, और इतना हमको कोर्ट ने अधिकार दिया है उतना हम कर लेंगे, जितना हमको अधिकार दिया है उतना हम कर लेंगे, उससे आगे हम नहीं करेंगे। आप क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो तो सरकार को मानना चाहिए? बिल्कुल। ऑर्डिनेंस का भी बचता है? नहीं, ऑर्डिनेंस हो कुछ हो, सुप्रीम कोर्ट फाइनल होता है। जो अंतिम रास्ता होता है, जो अंतिम फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसके सामने कुछ नहीं चलती है। ऑर्डिनेंस भी करो और नया कानून भी बनाओ तो उसको भी फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाना पड़ता है। अंततः जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वही। एक तरफ जहां वक्फ कानून को लेकर बयानबाजी नहीं रुक रही है, तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले ने भी अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार नेशनल हेराल्ड का नाम लेकर सनसनी फैलाने की कोशिश करती है और विफल हो जाती है। इसके साथ ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि इस देश में लूटपाट हो और कोई एजेंसी उन पर कार्रवाई भी ना करे। कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी बात नहीं, मैं यहां पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूं। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट, और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से, और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। आप मीडिया से बड़ी संख्या में आज सुबह सुबह यहां पर आए हैं। नेशनल हेराल्ड जो नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया वो चल नहीं पाया, ठीक है, बहुत सारे काम है जो नहीं चल पाते। 2008 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि नहीं चल पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई एजेएल के लिए जो नेशनल हेराल्ड को छापते थे?
कि उसको बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाए यंग इंडियंस के नाम से, और उस यंग इंडियन में भी एक परिवार की 76% हिस्सेदारी दी जाए, और यंग इंडियंस बनाने के लिए भी 50 लाख का लोन ये भी कांग्रेस पार्टी ही दे। और ये लोन 50 लाख का क्यों दिया गया? एजीएल को खरीदने के लिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से 50 लाख का लोन देती यंग इंडियन को बनाने के लिए, दूसरी तरफ से एजीएल है जिसके ऊपर कर्जा है, और कर्जा भी कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 2000 करोड़ की है। और मजेदार बात यह है कि यंग इंडियंस के बनने के बाद मात्र 50 लाख रुपया देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियंस के नाम पे हो जाती है, मात्र 50 लाख रुपया देकर। और जो बकाया 89.50 करोड़ 99 करोड़ 50 लाख रुपया जो बाकी था वो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। अब सवाल खड़ा यह होता है, क्या कांग्रेस पार्टी लोन दे सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन दे सकती है? सबसे पहला सवाल तो यही है। और लोन दिया तो क्या उस पर ब्याज भी लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? अब नेशनल हेरल्ड है क्या? इट्स नॉट अ डेली न्यूज़पेपर, यह दैनिक अखबार नहीं है। इट्स अ नॉन रेगुलर पेपर। ऐसे एक तो वीकली पेपर है और वो भी छपता है। क्या छपता है? यहां पर इतने सारे पत्रकार, आप में से कोई नेशनल हेरल्ड से है क्या? कोई नेशनल हेरल्ड पढ़ता है क्या? अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार होते हैं जो छपते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बंटते भी नहीं, दिखते भी नहीं और पढ़े भी नहीं जाते। ये उनमें से एक है। और जो कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री इसके लिए चंदा देते हैं, चंदा मीन्स विज्ञापन देते हैं, चंदा नहीं विज्ञापन, वो विज्ञापन किस आधार पर देते हैं? दैनिक अखबार जिनके बहुत सारे अलग अलग जिलों के संस्करण निकलते हैं, उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेरल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेरल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, या कांग्रेस पार्टी ने, वो 10 गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई। ना महिलाओं को पैसे मिले, ना डीए की किश्त मिली, ना बाकियों को गोबर खरीदा गया, ना दूध खरीदा गया, जो दाम देने थे वो भी नहीं दिए। किस देश में लूटपाट हो, डाके डाले जाएं और कोई एजेंसी उन पर कार्रवाई ना करे? कांग्रेस ये चाहती है? कुछ है मामला, सबके सामने है नेशनल हेरल्ड का मामला, और तभी ईडी उसकी जांच कर रही है। और जांच कर रही है तो ईडी सजा नहीं देती है, ईडी तो चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश करती है, और वहां पर कोर्ट फैसला करता है कि अब ठीक हो या नहीं हो। आज तक किसी भी चोर ने ये नहीं माना कि मैंने चोरी की है, ये कोर्ट ही मनवाती है कि तू चोर है, कोई भी नहीं मानता। और वही हाल कांग्रेस का है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाकर काम कर रही है। साथ ही कहा कि नौकरी में 35% का महिलाओं को आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज लगभग 600 रथ पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर लगभग 70,000 टोले और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ सीधा संवाद करने का काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाकर काम कर रही है।
बिहार में आपने देखा कि 50% महिलाओं को आरक्षण जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया और लगभग आज 59% महिलाएं बिहार में महिला प्रतिनिधि के तौर पर हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने किया और आगे भी उजाला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया को हम लोग संवाद के माध्यम से उनके समस्या जो छूटे हुए समस्या उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो छूटे हुए संवाद के माध्यम से जो रिपोर्ट आएंगे, जो काम नहीं पूरे हो पाए उसको पूरा करना है। संवाद एक एक टोले में जाकर 70,000 टोले में जाकर सीधा संवाद करके हमारे वरिष्ठ ऑफिसर्स भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक इस पूरे कार्यक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे, जिसके माध्यम से आप महिलाओं के उत्थान में जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करना है। बिहार में विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर राजद नेता मित्रजन तिवारी ने एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी पार्टी और अपना गठबंधन बचाए, एनडीए की नाव डूबने वाली है। उनके कई सहयोगी एनडीए की नाव डूबता देख महागठबंधन में आने वाले हैं। समझ का फेर है। जो लोग ये समझ नहीं रहे हैं वो अनाड़ी हैं। जब कल महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, सभी दल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आए तो सब लोगों ने ये तय किया, गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने, कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो कई सभी तरह के महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। उसके चेयरमैन अध्यक्षता श्री तेजस्वी यादव जी करेंगे। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी 2020 में भी थे महागठबंधन के और 2025 में भी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई शक शंका है ही नहीं। इसमें सवाल उठाना ही बेईमानी है। बीजेपी ने कह दिया कि जो भी है आप लोग का महागठबंधन टूटने वाला है और कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रहा है। बीजेपी अपनी पार्टी और अपना गठबंधन बचाए, वहां भगदड़ मचने वाली है। एनडीए की नाव डूबने वाली है। एनडीए की नैया डूबता देख कई सहयोगी दल इधर पाला बदलने वाले हैं, इंडिया गठबंधन महागठबंधन में आने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी को जनता ने, बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। तेजस्वी यादव जी के कामों को देखा है। तेजस्वी यादव जी ने जनता का विश्वास भरोसा जीता है। तेजस्वी यादव जी को बिहार में सरकार बनाना है, ये बात तय है। ये बिहार की जनता ने ठाना है। नीतीश कुमार आज महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। 2 करोड़ महिलाओं को साथ लेने का ये प्लान। देखिए, ये तो घबराए हुए हैं एनडीए के लोग। तेजस्वी जी ने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना में 2,500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसी से घबरा करके अब एनडीए के लोग नीतीश सरकार इस तरह का महिला संवाद की बात कर रहे हैं। महिलाओं का क्या हाल है बिहार में? ये महिला संवाद अब क्या करेंगे? अब तो 20 वर्ष तक संवाद किए नहीं, अब विदाई का समय है तो अब संवाद याद आ रहा है। एक सवाल है बाबा, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस उनकी हत्या कराने की साजिश। देखिए, कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो दिख रहा है, ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो विधायक जी आरोप लगा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो गंभीर मसला है। ये सरकार विद्वेष की भावना से काम करती है, जग जाहिर है। इसलिए इस पूरे मामले को गंभीरता से देखना चाहिए, लेना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन इलाके का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जगह जगह गैर कानूनी ढाबे खोल दिए गए हैं। मैंने प्रशासन को आदेश दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर सभी ढाबे बंद होने चाहिए। आपने यहाँ पे दौरा किया है तो क्या देखा, क्या? देखिए, बहुत इलीगल एक्टिविटी है। जगह जगह पर इलीगल ढाबे खोल दिए गए हैं। मीट मुर्गा ऐसे बेचा जा रहा है, कोई कानून नहीं छोड़ा। इतना पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तंदूर चलाए जा रहे हैं। मैं तो अभी प्रशासन को आदेश दिया है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटी है उनके सब ढाबे बंद होने चाहिए। कोई मीट मुर्गे की दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए।
जगह जगह कहाँ सलामी बेच रहे हैं, कहाँ बिरयानी बेच रहे हैं, कहाँ मुर्गा बेच रहे हैं, कहीं टांग बेच रहे हैं, कहीं लात। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप कानून के दायरे में आइए। अपना रेजिडेंशियल इलाके के अंदर मीट की दुकानें बनाकर भगाया जा रहा, लोगों को मजबूर किया जा रहा घर बेचकर भागने के लिए। और लाइन, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक प्रयोग से किया जा रहा है, सहयोग नहीं है। एक लाइन के अंदर 30-30 नॉन वेज के लाइन पर ढाबे खोले गए ताकि लोग मजबूर हो जाए अपनी दुकान घर बेच के जाने के लिए, लेकिन इनके घर नहीं बिकने देंगे। ये जिन्होंने इलीगल एक्टिविटी करी है, इनके दुकानें मीट की भी बंद होंगी, सील होंगी, इनके मीटर भी काटे जाएंगे और दोबारा इस बिल्डिंग पर मीटर भी नहीं लगने देंगे। जो पोल्यूशन का कारण बन के रह गया, मेरा इलाका इस लोगों ने बर्बाद कर दिया, इतनी तबाही मचा रखी है। यहाँ पे कोई कानून को मानने को ये लोग तैयार नहीं है, और कानून हर एक को मानना पड़ेगा। देश का कानून सब पे लागू होता है। जितनी इलीगल यहाँ की पार्किंग है, जितनी इलीगल ट्रक खड़े हो रहे हैं, जितनी मंडियां लग रही हैं, ये सब बंद करनी पड़ेंगी। आप धर्म के नाम के ऊपर लोगों का शोषण नहीं कर सकते, लोगों का उत्पीड़न नहीं कर सकते, लोगों का जीना हराम नहीं कर सकते। आपको अगर खाना है तो खाइए, कौन मना करता है, लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क में जो जहां खुल सकता है वहां खोलिए। लोगों को भगाने के लिए आप ढाबे खोलेंगे, लोगों को भगाने के लिए मीट की दुकानें खोलेंगे, ये नहीं चलेगा। और जो पोल्यूशन के लिए 5-6 बहुत बड़े हम कदम उठाने जा रहे हैं। एनसीआर के अंदर जितनी भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घुसेंगे, 10 साल डीजल के और 15 साल के पेट्रोल के, उन सब को हमारे जो कैमरे आइडेंटिफाई करेंगे और उनके सबके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा तुरंत साथ में कि आप दिल्ली में गलत गाड़ी लेके आए हैं, ये गाड़ी दिल्ली में नहीं चल सकती, इसको वापस लेके जाइए। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी पोल्यूटिंग व्हीकल ना घुसे। हम नेबरिंग स्टेट्स जितने हैं उनका डेटा ले रहे हैं वाहन से, और नेबरिंग स्टेट्स के अंदर जो 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां जो दिल्ली में नहीं आ सकती, उनको भी मैसेज पहले एडवांस में भिजवाएंगे कि वो दिल्ली में कभी गाड़ी ना लेकर आए। इसी तरह दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अड़ोस पड़ोस के राज्यों से जो बाकी वाहन आते हैं उनको भी हम पहले ही इंटीमेट करेंगे, उनको पहले से जानकारी देंगे ताकि दिल्ली में आके वो गाड़ियां खराब ना हो, दिल्ली में पोल्यूशन ना लेके आए। पोल्यूशन को रोकने के लिए ऐसे अनेक को हमने रोकथाम की है। कंस्ट्रक्शन को 100% कंस्ट्रक्शन जो है उसकी मॉनिटरिंग होगी, और जितनी गाड़ियां दिल्ली में एंटर करेंगी उन सब की मॉनिटरिंग होगी, क्या वो पोल्यूशन कर रही हैं। इसी तरह 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स की गाड़ियां दिल्ली में चलेंगी और वो सारी जीपीएस मॉनिटर्ड होंगी, AQI मीटर लगे होंगे उनके ऊपर, और जियो टैगिंग हुई होगी ताकि जहां पे पोल्यूशन है वहां पे वो मिट्टी को दबाने और पोल्यूशन को खत्म करने का काम करें। दिल्ली में लाउडस्पीकर बंद कर रहे हैं। देखिए, लाउड स्पीकर के भी एक पैरामीटर्स जो हैं कानून के, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे। किसी को भी इन चीजों की वायलेशन करने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। सीलमपुर इलाके में 17 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। जब लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। जहां स्थानीय लोगों ने लड़के की हत्या के बाद न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर ही मौजूद है। तो वहीं उत्तर पूर्वी जिले के एडिशनल डीएसपी संदीप लांबा ने कहा कि मामले की जांच जारी है, हम छापेमारी कर रहे हैं, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ब्रीफ आपको दे रखी है, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। यस, आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको बताएंगे, पकड़ लेते फिर करेंगे। पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे सर। कुछ और अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस की कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है? चलो। नाम आ रहे हैं सर, लगातार तो कंप्लेन कर रहे हैं कि 6वां 7वां मर्डर है सर। सर जवाब दीजिए, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? आप हमें जवाब दीजिए, हमें इंसाफ चाहिए। सर जवाब दीजिए, 7वां मर्डर है, क्या कहना चाहते हैं? बता रहा हूँ, बताएंगे आपको, बताएंगे सब चीजें, बताएंगे सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज। प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।